और ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। दुनिया के दो हिस्सों में छिड़ी जंग सिर्फ सरहदों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वो आपके रसोई से लेकर आपके दफ्तर के कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। युद्ध की जो आहट है उसकी मात्रा से वैश्विक बाजार कांपने लगता है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच अब अगर और भयंकर युद्ध छिड़ता है तो कैसे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छुएंगी, कैसे समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट की केबल कटने से पूरी दुनिया ब्लैक आउट में चली जाएगी और कैसे आपकी सुरक्षित मानी जाने वाली नौकरी पर तलवार लटक जाएगी। दरअसल तेल की बढ़ती कीमतें तो बस शुरुआत है। जब तेल महंगा होता है तो संचार के साधन ठप पड़ते हैं, तो सीधा असर ग्लोबल इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। कंपनियां अलग अलग उत्पादन बंद कर अपना देती है, सप्लाई चेन टूट जाता है और निवेश रुक जाता है। इसका सबसे बुरा परिणाम होता है छटनी। युद्ध की आग में सिर्फ हथियार नहीं जलते, बल्कि करोड़ों लोगों का भविष्य और उनकी नौकरियां भी स्वाहा हो जाती हैं। आपको बताया कि मध्यम वर्ग के लिए यह सबसे डरावना सपना है। युद्ध की जो स्थिति है उसमें सबसे पहले निशाने पर होता है इंटरनेट। आज दुनिया का 95% डेटा समुद्र के नीचे बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए चलता है। अगर युद्ध के दौरान इन केबल्स को नुकसान पहुंचता है, आपकी बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, सब कुछ एक झटके में ठप हो सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच पिछले 1 महीने से जारी युद्ध के कारण तेल और गैस सप्लाई के बाद अब इंटरनेट पर भी असर पड़ने के हालात सामने आ गए हैं। लाल सागर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई इंटरनेट केबल्स गुजरती है। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा कर दिया गया कि ईरान ने इन केबल्स को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी है। अगर ऐसा होता है तो भारत समेत कई देशों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। हम आपको चलिए बताएंगे कि अगर हालात बिगड़े तो कैसे तेल, रोजगार और डिजिटल दुनिया सब कुछ खतरे में आ सकता है। ये आपको हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वॉर अगर लंबी चली तो दुनिया का क्या हाल होगा, क्या सर्वनाश होगा और इंटरनेट ठप होने से अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से तमाम देशों की चरमरा जाएगी। ये देखिए, ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल इन देशों के पास है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर इन देशों के बीच युद्ध की समाप्ति नहीं होती है, मध्यस्थता नहीं होता है, समझौते पर बातचीत नहीं होगी, तो दुनिया को विषम परिस्थितियों से गुजरना होगा। जैसा मैंने आपको बताया कि डिजिटल लॉकडाउन का भी जो समय है वो आ सकता है। हालांकि कई देशों में तो अब इवन ये भी जारी कर दिया गया है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आप देख रहे हैं, लेकिन भारत इससे अछूता है क्योंकि हमारी सरकार तत्पर है। सबसे बड़ी बात, अगर समुद्र के नीचे बिछी ये तार को, जिसको लेकर ईरान धमकी दे रहा है कि इन केबल तार को अगर वो काट देगा तो दुनिया भर में इंटरनेट ठप हो जाएगा और इस युद्ध में सबसे बड़ा विनाश यही होगा। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो युद्ध से जुड़े जितने सवाल हैं उनके जवाब तलब करने की जो तैयारी है वो देखी जा रही है। हालांकि बार बार अमेरिका, इजराइल इस पर हामी नहीं भर रहा है। कुछ और आपको जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगी ग्राफिक्स के माध्यम से कि आखिर जो हमारी चर्चा है, समंदर में बिछे इंटरनेट केबल कहां से गुजरता है, यह भी आपको हम समझाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से। बता दें आपको 95% डेटा जो है, एक बार चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से ये जानकारी सामने आ रही है। दुनिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए समंदर में केबल्स बिछाई गई। जी हाँ, ये पहली जानकारी। आगे आपको बताते हैं कि समंदर में बिछे इंटरनेट केबल गुजरता है 95% डेटा। जी हाँ, ये जो आंकड़ा है बहुत बड़ा है। इनके जरिए लगभग 95% ग्लोबल डेटा फ्लो होता है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, इसलिए हमारी निर्भरता भी है। भारत के पास 14 लैंडिंग स्टेशंस पर 17 एसी केबल्स हैं। हमारे देश की भी चर्चा इसमें हो रही है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए, इसी पर ईरान जो है वो धमकी देता नजर आ रहा है और भारत के पास भी हमने आपको स्थिति को बता दिया। और जहां ये लैंडिंग स्टेशंस चेन्नई, मुंबई, कोची और तूतीकोरन जगहों पर बने हुए हैं। ये जो लैंडिंग स्टेशंस हैं ये भी हमने आपको नाम बता दिया कि कहां पर बने हुए हैं भारत के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और लाल सागर में बिछाई गई केबल्स को नुकसान पहुंचता है तो भारी विध्वंस होगा और ये डरा देने वाली बात है। तो भारत के इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रूट से डाइवर्ट किया जा सकता है।
हालांकि भारत के लिए राहत है कि भारत के इंटरनेट ट्रैफिक को दूसरे रूट से जो है वो डाइवर्ट किया जा सकता है और इससे स्पीड पर असर पड़ेगा। उन रूट्स पर लोड पहले से ज्यादा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर रूट को डाइवर्ट किया जाता है तो स्पीड्स पर असर पड़ेगा और रूट्स पर भी इसका दबाव बनता नजर आएगा। तो ये तमाम संभावनाएं हैं, तमाम पॉसिबिलिटीज हमने आपको बता दी जो इंटरनेट ठप होने से हो सकता है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल में कर्नल टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और वहीं अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। एम.के. अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आप तीनों का पैनल में। इंडिया न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद। और कर्नल सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे होगा, ईरान इन केबल्स को लेकर सर धमकी दे रहा है, हालांकि भारत कह रहा है कि रूट डाइवर्ट हो सकता है। पहला जवाब तो यही दीजिए कि क्या वाकई दुनिया विषम परिस्थिति में खड़ी है? क्या है विकल्प सर? देखिए, विषम परिस्थिति में केबल तो एक पार्ट है, जो तेल है वो दूसरा पार्ट है, और जो वहां से 30% फर्टिलाइजर्स का व्यापार होता है वो तीसरा पार्ट है। और जो वहां से हीलियम गैस, इसके बारे में तो ज्यादा जिक्र नहीं किया जा रहा है, 30% हीलियम गैस का भी वहीं से व्यापार होता है। और हीलियम गैस इस्तेमाल होती है मेडिकल इक्विपमेंट में। एमआरआई वगैरह जो है बंद हो जाएंगे अगर वो नहीं मिली। और ये जो आपने ऑप्टिकल फाइबर वाली बात बताई, ये तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये न केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है, ये जो गुजरती है रेड सी से भी। और रेड सी में भी किसका कब्जा बताते हैं? हूतियों का। और हूती कौन है? हूती भी ईरान के एक प्रॉक्सी आतंकी संगठन है, यानी कि रेड सी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और उनमें अगर ऑप्टिकल फाइबर जो केबल्स है, अगर उनको डिस्टर्ब किया जाता है या काटा जाता है, हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस किस्म की धमकी ईरान देगा। अब तो ईरान ने बाकायदा धमकी दी है कि वो इन्हें काट देगा। अब तक ईरान ने जो जो कहा है वो किया है। अब हमको दिखाई दे रहा है उसने जो जो कहा था। इसका मतलब कि ये धमकी हवा में नहीं है, ये रियल धमकी है। और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया के पास यद्यपि ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं, लेकिन जैसे ही आप एक रूट से दूसरे रूट पे शिफ्ट करते हैं तो दूसरे रूट के ऊपर लोड बढ़ जाता है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। यानी कि आज अगर हम उस इंटरनेट डेटा को यूज करके तुरंत उसका आंसर मिलता है, उस आंसर के लिए हमें कई सेकंड तक या कई मिनटों तक वेट करना पड़ेगा। और ये एक आदमी के साथ नहीं, ये पूरी मानवता के साथ होगा। तो आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी दुर्दशा इससे होने वाली है। इस समय अगर कोई सॉल्यूशन है तो वो ये है कि तुरंत युद्ध को खत्म कराया जाए, डायलॉग को रखा जाए। और मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ, बेशक पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान इस समझौते को नहीं करा सकता, लेकिन पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरबिया, इन सब में क्रेडिबिलिटी की कमी है। बाकी इन्होंने इनिशिएटिव तो लिया है। क्या भारत खुद होके स्यूमोटो उन्हें ज्वाइन नहीं कर सकता? क्योंकि भारत के ज्वाइन होते ही क्रेडिबिलिटी पूरी हो जाएगी। इसकी स्वीकार्यता ईरान में भी है, इजराइल में भी है, और कुछ हद तक अमेरिका में भी है। तो इस क्रेडिबिलिटी के पॉइंट को ऐड होने के बाद मुझे लगता है कि समझौता या पीस डील जल्दी हो सकेगा, मुकम्मल हो सकेगा। भारत को ये एक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो हमारा नारा है वासुदेव कुटुंबकम, उसके अंतर्गत लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ठीक है, बने रहिए सर। अरविंद सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो अब जो धमकियां दी जा रही है वो सच में यहां पर दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए, देखिए, ईरान ने जो धमकी दी वो किया, अमेरिका ने जो धमकी दी वो भी किया। कल आपने सुना होगा ट्रंप को ईरान का तेल भाई बहुत पसंद है, या अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं। लेकिन आपने जो आज का हमारे जो चर्चा, आज जो विशेष हम पेशकश कर रहे हैं, बात की जाए इंटरनेट क्या ठप होगा, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ईरान की धमकी सच में तब्दील हो जाएगी? व्हाट डू यू थिंक सर? देखिए सृष्टि, डिपेंड करता है कि किस हद तक ये लड़ाई आगे बढ़ती है। बिल्कुल। अगर लड़ाई बहुत ज्यादा फैल जाती है तो ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो कुछ देखा नहीं जाता है। फिर उसके बाद में खाली ये देखा जाता है कि दुश्मन को कैसे ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाए और बाकी दुनिया को भी कैसे परेशान किया जाए ताकि उस लड़ाई को वो रोक सके। अभी देखिए, भारत की दोस्ती के खिलाफ अमेरिका ने 2 बड़े काम किए थे। एक तो जो ईरानियन जहाज जो हिंद महासागर से जब लौट रहा था हमारे साथ सैनिक अभ्यास के बाद में,
तो उसको अमेरिका ने समुद्र में डुबो दिया, काफी सोल्जर्स मारे गए। उसके अलावा जो वहां से जो राहत सामग्री लेकर जो यहाँ से भारत से जो जाने वाला था ईरानियन विमान, उसको भी अमेरिका ने गिरा के मार गिराया। राइट। तो ये सब चीजें हैं जो ये बताती है कि अमेरिका कुल मिला के भारत की तटस्थता या ईरान को किसी भी तरीके से अगर भारत मदद करता है तो वो डेफिनेटली कोई स्टेटमेंट तो नहीं देगा, पर संदेश ये साफ साफ दे रहा है कि हम इसके खिलाफ जरूर एक्शन लेंगे, और अमेरिका ने वो लिया। तो भारत के लोग ऐसा नहीं है कि जो साउथ ब्लॉक में बैठने वाले लोग वो समझ नहीं रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ भी वो समझ रहे हैं कि अमेरिका किस हद तक बिना नकेल वाला सांड बनता जा रहा है। बिल्कुल। और भारत बिल्कुल ये जानता है कि ऐसा बिल्कुल भारत के हित में नहीं है, भारत के लॉन्ग टर्म वाले हित में नहीं है। केबल कट सकती है, तमाम चीजें हो सकती है। उसके अलावा जो गैस है, जो प्रोजेक्ट्स हैं या वहां पे जो जितने भी जो प्लांट्स हैं वगैरह, उन पे बम्बार्डमेंट हो सकती है। वहां पे पानी वगैरह पे और वो जो सारी जो बेसिक जो एमिनिटीज वाली जो चीजें हैं उन पे बम्बार्डमेंट हो सकता है। और ईरान की पूरी लाइफ को ठप किया जा सकता है। और ऐसे में ईरान रिटेलिएट करेगा, वो पूरे के पूरे खासकर वेस्ट एशियन जितने भी जो ऑयल प्लांट्स हैं या वो है उन पे बम्बार्डमेंट करके पूरा ही ऑयल सप्लाई ठप कर सकता है। अभी हॉर्मुज को ब्लॉक करने से इतनी दिक्कत हो गई है, तो सोचिए कि अगर रेड सी को अगर उन्होंने ब्लॉक कर दिया हुतीज की मदद से, जो उनमें पूरी कैपेसिटी है, कोई डर ही नहीं है, तो बिल्कुल। सोचिए कि हालत किस हद तक मतलब चैलेंजिंग हो सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। पर हाँ, बिल्कुल। संभावनाएं हैं, पर अभी फिलहाल ये दूर की कौड़ी होगी। अगर लड़ाई नहीं फैलती है तो शायद ये नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अमेरिका शायद अपनी टांग जलाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे ईरान पूरी तरीके से तैयार है अमेरिका को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। जी सृष्टि जी। बिल्कुल अरविंद सर, देखिए अमेरिका को जो सबक सिखाने का काम ईरान ने वाकई किया है, और हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र देश ऐसा ईरान जो पहले तो अटैक करके ट्रंप साहब को यही लगा कि हमने आयतुल्लाह अली खामेनी का खात्मा कर दिया तो ईरान घुटनों पर आएगा, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। बर्बाद हो रहा है ईरान, तबाह हो रहा है, जल रहा है, उसके बावजूद भी अडिग है। M.K. अग्रवाल सर, आपके पास आते हुए सर, अगर बात की जाए, देखिए रूट डायवर्शन का जो विकल्प है वो तो है, लेकिन कितना दबाव इससे बढ़ेगा, और खास तौर पर मैं अपने देश की बात करना चाहूंगी, अगर बात की जाए हमारे देश भारत पर, इसका कितना व्यापक असर पड़ेगा, आपसे समझने की कोशिश करेंगे सर। शशि, देखिए जिस प्रकार का आज का वैश्विक वातावरण बनता चला जा रहा है, बिल्कुल। उसको अगर हम देखते हैं तो ईरान तो एक, जिसको कहते हैं ना कि वो एक नॉनसेंस सिचुएशन क्रिएट करके अपने को बचाने का प्रयास कर रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम उसको अगर लेते हैं इजराइल को, तो इजराइल एक लिमिटेड दायरे में अपना काम कर रहा है। अब जो बड़ा मुखिया बन करके यूएस आया, यूएस ने उसकी जो अपनी रणनीति थी, उसके जो प्रोजेक्शंस थे, मुझे लगता है बुरी तरह से वो फ्लॉप कर गए। उन्होंने, जबकि ईरान ने कहा था कि अगर आप करेंगे तो हम आपके जितने भी बेस हैं मिडिल ईस्ट में, हम उनको तबाह करेंगे। अभी वो यूरोप की तरफ नहीं बढ़ा, इशारा जरूर बीच में किया था ईरान ने, यानी कि डैमेज करने में वो सफल रहा है, और बुरी तरह से उसने डैमेज किया है मिडिल ईस्ट को, और अपने इर्द गिर्द के वातावरण को डैमेज किया है। अब ये जो डैमेज है, हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि तेल का क्या होगा, गैस का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। ठीक है, वो तो दुनिया को दिखने लगा है कि, और अमेरिका भी इस हीट को महसूस कर रहा है, यूरोप भी महसूस कर रहा है, और सब महसूस कर रहे हैं। बढ़े हुए दाम का फायदा भी कोई बहुत ज्यादा नहीं उठा पा रहा है। जिस प्रकार का इन्फ्लेशन है, मुझे लगता है यूएस इकोनॉमी वैसे ही खतरे में थी, गड़बड़ चल रही थी। यूएस इकोनॉमी और गड़बड़ा जाएगी इस युद्ध के दौरान। अब प्रश्न ये उठता है, दुनिया का क्या होगा? आप दुनिया को देखिए तो ग्लोबल साउथ की चिंता तो आज के दिन किसी को है नहीं, हर कोई अपनी बचाने में लगा हुआ है। गरीब की कोई चिंता नहीं है, किसी भी मल्टीलेटरल एजेंसी को चिंता नहीं है। लेकिन जो इंटरनेट की चर्चा आ रही है कि इंटरनेट केबल को अगर डैमेज करते हैं, और ईरान कर भी सकता है, अगर उसको ज्यादा लगा तो वो कर भी सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये सिचुएशन फोर्सी क्यों नहीं की गई, इस प्रकार की सिचुएशन क्यों नहीं समझी गई। जो दुनिया के अपने को लंबरदार मानते हैं, आज वो पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये दो चीजें दिख रही हैं। आप देखिए, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट का टूरिज्म करीब करीब खत्म है, और वहां का जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर जो भी था वो खत्म है, और